सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज अर्जुन गुप्ता और एमपीपीएससी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या, और इतिहास से संबंधित जो भी चीज़ें हमको सिलेबस में पढ़नी है उन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री का आज का फर्स्ट सेशन होने वाला है। आप सभी बने रहे, इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हिस्ट्री जो हमको पढ़ना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग। तो प्री प्लस मेंस के रिगार्डिंग जब हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी में, तो हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की। ठीक है, अब ये परीक्षा जो है मुख्यतः 3 चरणों में होती है, सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 भागों में या 3 चरणों में ये एग्जाम हमारी कंडक्ट होती है। तो अगर हम किसी भी विषय को यहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर सिलेबस हमें दिया गया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चीजों को अध्ययन करना है। कई बार क्या होता है कि हम विषय से अलग चले जाते हैं, अधिक अध्ययन करने लगते हैं या अनावश्यक चीजों को पढ़ने लगते हैं जो कि हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं होता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, ये तीनों चरण आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग करुणा, धर्मेश, नेपाल, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। देखिए, तो 3 चरणों की बात हो रही है। थोड़ा सा हम एक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रहे हैं, फिर विषय पर आएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन कैसे? एक होते हैं तथ्यात्मक और एक होते हैं विश्लेषणात्मक। तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है वो एक्चुअली में एग्जाम हमारा सिलेक्शन दिलाने वाला एग्जाम तो नहीं है, लेकिन ये एग्जाम जो होती है कुल मिलाकर हमारी छटनी होती है कि हमने नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें पहुंचकर, जिसके इसके नंबर भी हमारे नहीं जुड़ते, छटनी होती है प्रीलिम्स की एग्जाम में। तो मुख्यतः इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो तथ्यात्मक आते हैं, और जो दूसरा आपका सबसे मेन जो सिलेक्शन दिलाने वाली एग्जाम होती है वो होती है मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन। तो ये 2020 के सिलेबस के हिसाब से आपका जो नया सिलेबस है उस हिसाब से, उस पैटर्न पर हम जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, उसमें थोड़े से कुछ परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन क्या है उनकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि मेंस में जो क्वेश्चन पहले आते थे, तो पहले किस प्रकार के प्रश्न आते थे आपको? अक्सर 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर, है ना। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इस 3 फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब सिलेबस जो चेंज हुआ है 2020 में, जो एक नया सिलेबस आपको दिया गया है उसके अंतर्गत क्या चीजें हैं कि 3 मार्कर तो एज इट इज है, लेकिन यहां पर उसने क्या किया, 5 मार्कर कर दिया, जिसको लगभग 50 शब्दों में अपनी बात रखनी है आपको, और 15 मार्कर की जगह दीर्घोत्तरीय 11 नंबर का हो गया, या कहें कि 11 नंबर का प्रश्न हो गया। लगभग 200 शब्दों में अपनी बात आपको उस उत्तर में रखनी है। अब वही दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक, ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है, कोई भी परीक्षा की तैयारी करने की स्ट्रेटेजी यही होती है कि हम सबसे पहले विगत वर्षों में जो परीक्षाएं आयोजित हुई है उससे संबंधित प्रश्नों का हम अध्ययन करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 प्रकार के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक।
हम विषय हिस्ट्री पर चल रहे हैं, तो हिस्ट्री की मैं जो बात करूंगा उसमें ये देखें कि हिस्ट्री में जैसे तथ्यात्मक प्रश्न, प्रीलिम्स में तो आप जानते हैं कि फैक्चुअल पूछे जाते हैं कि भाई जैसे सिंधु सभ्यता आप पढ़ रहे हैं तो सिंधु सभ्यता में ये स्थल किस नदी के तट पर मिला, इसकी खोज किसने की, इसके किनारे कौन से जो प्रमुख स्थल हैं या कौन सी चीजें प्रमुख रूप से मिली, आदि आदि प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। लेकिन यही चीज मेंस के क्वेश्चन पेपर में आपने देखी होगी, क्योंकि 3 मार्कर यहां पे भी एज इट इज है और यहां पर भी एज इट इज है, मतलब कि दोनों 19 के सिलेबस में भी वही चीज थी और 2020 के सिलेबस में भी 3 मार्कर एज इट इज है। तो एक चीज जो है, जैसे एक शब्द हमें दे दिया जाता है, कैसा, फॉर एग्जाम्पल कि मोहनजोदाड़ो, अब ये वर्ड दे दिया गया, मोहनजोदाड़ो इतना बड़ा वर्ड है और इतना विस्तृत इसके अंतर्गत चीजें हैं कि इस पे बहुत सारी पीएचडी की जा सकती है, आराम से की जा सकती है। लेकिन एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है कि उसने एक शब्द दे दिया और हमको 3 नंबर में 3 मार्कर में ये आंसर लिखना होता है, 1 से 2 पंक्ति में या कुछ 10 से 20 शब्दों की बात करें कि ये उत्तर हमें देना है, तो उससे संबंधित जो बेस्ट चीज होगी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाली चीज होगी, उस चीज को हमें अपने आंसर में पुट करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? कमेंट देख लेते हैं। नरेंद्र कह रहे हैं सर 3 के 6 के और 11 के कितने? ठीक है, आ रहा हूं उस पर, सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को स्क्रिप्ट क्लियर हो रही होगी कि भाई 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर की जगह जो 11 मार्कर है, 6 मार्कर की जगह 5 मार्कर की बात करी, तो जब ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं जो 3 मार्कर होते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमसे मोहनजोदाड़ो 3 नंबर में पूछा जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे कि मोहनजोदाड़ो की खोज जो है वर्ष 1922 में की गई थी, राखालदास बनर्जी मार्शल के नेतृत्व में की गई थी और यहां से एक बृहद स्नानागार या अन्नागार की प्राप्ति होती है। तो ये जो मुख्य बातें उस क्षेत्र से संबंधित है वो चीजों को हम यहां पर पुट करेंगे और सीधा सीधा एक फैक्ट लिखेंगे। वो भी एक फैक्ट है कि इसने खोज करी, इस वर्ष खोज करी और इसके किनारे ये चीजें मिली या इस नदी के तट पर यह स्थल था। तो ये तीनों चीजें फैक्ट हो गई और ये चीजें क्या हो जाती हैं? तथ्यात्मक। दूसरी हम बात करेंगे कि विश्लेषणात्मक क्या होता है, कि अब हमारे पास 2 चीजें बचती हैं, एक 5 मार्कर का क्वेश्चन बचता है, एक 11 मार्कर का क्वेश्चन बचता है। दोनों लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें विश्लेषण करना है हमें विषय का, कि जो भी जैसे कि मौर्य है या ये पूछा गया, सिंधु घाटी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। अब उसने कहा कि पतन के कारण बताना है, तो कुछ लोगों ने अन्य कारण बताए, कुछ लोगों ने अन्य कारण बताए, या विभिन्न विद्वानों ने जिनके जो जो मत थे उनको संबंधित रूप से इसमें शामिल करना आपको आना चाहिए कि आप उसका विश्लेषण किस प्रकार कर सकें। यदि वो 50 से 60 शब्दों में लगभग आधे से ज्यादा पेज में आपसे पूछता है, 5 मार्कर में तो हमें इससे विश्लेषण करना है, या 11 मार्कर में पूछता है कोई वर्ड या कोई टॉपिक, तो उसके निष्कर्ष के साथ उसकी प्रस्तावना, उसका मध्य का भाग और उसका निष्कर्ष, ये तीनों जो पैराग्राफ्स हैं इन तीनों बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है हमारा पैटर्न चलेगा और इसी प्रकार से हम प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग निमिषा, यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम चीजों पर, विषय पर जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो विषय पढ़ना है वो है इतिहास। अब इतिहास तो पढ़ना है, लेकिन इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? एमपीपीएससी का सिलेबस, कि सिलेबस क्या कहता है। पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक प्री का और एक मेंस का। ठीक है, आप सभी लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा प्री और मेंस दोनों का सिलेबस। तो प्रीलिम्स में भी ये चीजें आपको दी गई है कि भाई प्राचीन और मध्यकालीन भारत, यहां पर मैं लिख देता हूं प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटनाएं, उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन और उनसे संबंधित प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर जो है आधुनिक भारत की भी बात हो रही है इसी में प्रीलिम्स में,
और भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए या जो नेशनल मूवमेंट्स हुए, हमने हमारी स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किए, उनसे प्रश्न अक्सर बनते आए हैं और उन्हीं से प्रश्न पूछे भी जाएंगे। साथ ही साथ अन्य जो हमारी हिस्ट्री में चीजें हुई हैं, पुनर्गठन तक आपका जो रिफॉर्म है कि भारत के संविधान के बनने तक, इतिहास वहां तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। दूसरी बात है कि मेंस की, तो मेंस में एक चीज लिख दी है उन्होंने स्पष्ट रूप से कि भाई हड़प्पा से लेके 10वीं शताब्दी तक का इतिहास। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका हड़प्पा से लेकर 10th AD या 10वीं शताब्दी, ठीक है। दूसरी इकाई में उन्होंने कहा, क्या कहा कि 11वीं इकाई से लेकर 18वीं शताब्दी, मतलब मध्यकाल को उन्होंने यहां पर आपको दे दिया है, ठीक है। 11वीं से 18वीं शताब्दी ये मध्यकाल की बात हो गई। और इसके बाद इसी में हमें मुगल स्थापत्य कला और मिश्रित संस्कृति का जो प्रादुर्भाव है उसको यहां पर मेंशन किया हुआ है सिलेबस में कि उसे हम एग्जाम में कैसे पूछेंगे। थर्ड उन्होंने क्या किया कि प्रमुख जो राष्ट्रीय आंदोलन है, अंग्रेजों का आना, राष्ट्रीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इनकी बात हुई। फोर्थ इकाई जो है आपकी की फ्रीडम के और स्वतंत्रता की, वही बात 19वीं 20वीं शताब्दी के कि जो प्रमुख सत्याग्रह हुए। और आखिरी यूनिट में वो भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो विकास या डेवलपमेंट है या उनकी जो मुख्य बातें हैं जिनमें की संस्कृति, कला और साहित्य जैसे बिंदु हैं उन पर चर्चा आपको करनी है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिलेबस एमपीपीएससी हिस्ट्री का दिया गया है, जो कि आपका फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको सारा चीजें बता रहा हूं कि फ्रेमवर्क क्या है, सिलेबस क्या है। एमपीपीएससी के सिलेबस की बात हो रही है, यूपीएससी के सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है क्या? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जिस विषय को हम पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस हमने समझ लिया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्ट्रेटेजी हमने समझ ली कि भाई कितने मार्कर के क्वेश्चन वो चाहता है, प्रीलिम्स में कैसा चाहता है। अब जब हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं तो ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इतिहास जो है उसे पढ़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि वो तो बीत गया। जो चीजें एज इट इज है उसे पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो उसे पढ़ने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमने एक क्रमिक जो विकास किया है, अतीत से भविष्य के क्रम में एक जो क्रमिक विकास किया है, उस विकास को हम समझ पाए और उससे सीख ले पाए। या अतीत में हमने जो गलतियां की हैं, जैसे युद्ध हो, जैसे आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या आज के समय में हम कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी अगर ये नहीं जानेगी तो वो इसमें सुधार कैसे कर सकती है? इसीलिए जो है इतिहास को पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, इसीलिए आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब इतिहास पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन किस देश का इतिहास हमें पढ़ना है? मुख्यतः हमें भारत का इतिहास पढ़ना है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। तो ये जो भारत है या इंडिया अर्थात भारत है ना, भारत का संविधान आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। दो नाम उनको यहां पर संविधान में देखने को मिल जाते हैं, भारत और इंडिया। इंडिया ये जो नाम है भारत का, इंडस जो रिवर है, सिंधु, उससे पड़ा। ठीक है, सिंधु नदी से ये नाम पड़ा, यूनानियों के द्वारा दिया गया। अब हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहासकारों ने जो बात की है वो तो ठीक है, लेकिन मुख्यतः भारतीय इतिहासकारों पे या भारतीय इतिहास पर विदेशी इतिहासकारों का भी प्रभाव रहा है। अब वो कैसा? तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को जो लिखने का क्रम मिलता है वो यूनानियों के द्वारा मिलता है। ठीक है, एक भूमिका बना रहा हूं मैं यहां पर ताकि आपको आगे चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो। अब ये जो यूनानी लोग थे, ठीक है, इनमें क्या था? हेरोडोटस था, जिसको इतिहास का पिता कहा गया है, निरियाकस, स्ट्रैबो, टॉलमी, है ना, कुछ इस प्रकार के जो लोग थे, इन्होंने क्रम लिखा भारतीय इतिहास का। इसके बाद जो दूसरा चरण हमारे पास आता है, उस दूसरे चरण में
अल बरेनू की बात होती है। अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के टाइम पर आया था, ठीक है, महमूद गजनवी 10वीं 11वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है, अल बरूनी की बात हो रही है। और इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने संस्कृत जो थी, संस्कृत है एक्चुअली में, तो संस्कृत का भी उसने अध्ययन किया भारत में रहकर। फिर तीसरा चरण जो आता है, तीसरा चरण जो आता है उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपीय लोग थे उनके द्वारा जो इतिहासकार आए, जिनमें मैक्स मूलर हो, स्मिथ हो, हेंगल हो, व्हीलर हो, ये कुछ मार्क्स हो, ये जो इतिहासकार थे इन्होंने भारत के इतिहास में परिप्रेक्ष्य में अपनी रोशनी डाली और उसमें बहुत हद तक इस चीज को प्रभावित किया, भारतीय इतिहास को। क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, तो वो कैसे, उसकी मैं आपको पृष्ठभूमि जरूर बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज होती है 1784 में, 1784 में संविधान में भी पढ़ोगे आप, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और 1784 का जो टाइम है, ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कितने लोगों ने नाम सुन रखा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और इस सोसाइटी का भी भारत के इतिहास में जो है बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हो, इन लोगों ने ये चीजें करी, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी भी हमें पढ़ेंगे आगे, मैं उसको बताऊंगा कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या है, अंग्रेजों ने उसको किस प्रकार भारतीयों को थोपा, ये सब चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे आगे लेसन में। दूसरी कि जब ये विदेशी लोग थे तो भारत का जो राष्ट्रवाद था या नेशनलिज्म था, उसके जो कवि थे, साहित्यकार थे या इतिहासकार थे, वो 20वीं शताब्दी में जागे। मतलब कि 20वीं शताब्दी में इसीलिए कि लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि कंपनी के क्लर्क बनाने के लिए इंडिया के लोगों को एजुकेशन देना प्रारंभ किया। जब एजुकेशन देना प्रारंभ किया तो उसी कल्चर में ये चीजें थी जानने की, और लोगों ने जानने की कोशिश करी, और वहां से जो है हम 20वीं शताब्दी की अगर बात करें, जब फ्रीडम मूवमेंट्स होते हैं, ये सब चीजें होते हैं, तो हम अपने इतिहास को अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि ये जो इतिहास का क्रम है चलेगा कैसे और हमें पढ़ना कैसे। अभी हमने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात कर ली। किन बिंदुओं पर? सिलेबस आपका, एमपीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न, और दूसरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड कि भाई विदेशी कौन कौन से लेखक थे या किन किन का प्रभाव जो है भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलता है। मुख्यतः एक ओवरव्यू उसका मैंने समझाया आपको। अब हम जिस विषय की ओर बढ़ेंगे वो विषय हमें मेंस में दिया हुआ है कि हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी का इतिहास हमें जो है पढ़ना है। तो जब 10वीं शताब्दी तक हमें चलना है, प्रीलिम्स में भी प्राचीन इतिहास हमें दिया हुआ है, तो हम हड़प्पा को जब पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम हड़प्पा का बैकग्राउंड तो जाने कि हड़प्पा का बैकग्राउंड एक्चुअली में क्या है। रेडी है सभी? हड़प्पा को सेशन को स्टार्ट कर दें। हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, मुख्यतः सिंधु सरस्वती की सभ्यता, बहुत सारे नाम है इस सभ्यता के, क्यों है, क्यों पढ़े और इसका विकास कैसे हुआ, ये चीजें जो है हम समझेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। सबसे पहली बात है कि 1921 में इस स्थल की खुदाई होती है और इस स्थल का जो पहला स्थल निकलता है वो हड़प्पा। उससे पूर्व तक हम क्या मानते हैं कि जो आर्य सिविलाइजेशन थी, आर्य सभ्यता थी, ये भारत की या वैदिक सभ्यता थी, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। लेकिन एक नगरीय सभ्यता जो है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता जो हमें ज्ञात होती है वो हड़प्पा सभ्यता होती है। ये ग्रामीण सभ्यता थी और ये नगरीय सभ्यता थी। जब मैं विशेषता आपको बताऊंगा, आपको मेंस में लिखने के लिए ये चीजें आएंगी
कि आप हड़प्पा सभ्यता की विशेषता लिखें या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता लिखें। आपको 11 मार्कर में ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है। अच्छा, इससे प्रश्न किस प्रकार बनेंगे कि भाई हड़प्पा के किनारे जो प्रमुख स्थल हैं उनसे क्वेश्चन तो बनते हैं, जैसा मैंने मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लेकर बताया, साथ ही साथ कि इनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन किस प्रकार था, ये किस प्रकार रहते थे, इनका धार्मिक जीवन कैसा था, पॉलिटिकल सिनेरियो इनका कैसा होता था, ये चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हड़प्पा से अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या इस सिविलाइजेशन के पतन के क्या कारण थे, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई या उसका पतन कैसे हो गया, और इसमें बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आता हूं मैं विषय पर। तो हड़प्पा की कहानी शुरू होती है चार्ल्स मेसन के पास से। क्लियर है सभी को? सेशन को स्टार्ट करें। हड़प्पा के पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, एक बार कमेंट करके देख लेते हैं। जी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन क्लियर हो गई है, सभी को शो हो रहा है अच्छे से? सभी को शो हो रहा है अच्छे से? ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन यहां पर है संजना का कि सर मेंस में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल उस पर आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा विषय पे बात कर लूं। जैसे आपको 15 मार्कर के 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के 15 क्वेश्चन आपको दे दिए गए, तो 45 तो ये हो जाते हैं। पैटर्न जो था पहले का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते थे 6-6 नंबर के, तो आपके 60 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, और 15 नंबर के 3 क्वेश्चन जो हैं आपको आते हैं। तो इस प्रकार 150 नंबर का जो है आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट। इस प्रकार से चीजें पूछी जाती थी मेंस में। क्लियर हो रहा है? 15 क्वेश्चन 3 नंबर के, 10 क्वेश्चन 6 नंबर के, और 3 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय वो देते थे 15-15 नंबर के। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अच्छा, उसमें अथवा वाले और ऑप्शन भी रहते थे। जितने लोगों ने जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अच्छी संस्था में आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली अगर आप हैं तो जरूर जाकर के आज जो मैंने बात बताई है उसको, सिलेबस को आप रीड आउट करें, एग्जाम के पैटर्न को समझें और उस पर ही हम फोकस रखें, उसी हिसाब से हम उस एग्जाम को तैयार करें और उस टॉपिक को तैयार करें। अब हम बात करेंगे हड़प्पा की। ठीक है, सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा की कहानी शुरू होती है 1826 में। ठीक है, एक बंदा था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो था उसने पाकिस्तान के क्षेत्रों का दौरा किया। ठीक है, पाकिस्तान के क्षेत्रों का दौरा किया। एक कहानी ये मिलती है कि वहां पर कुछ लोग जो थे कि एक जगह से ईंटें उठाकर अपना मकान बना रहे थे। ठीक है, कुछ जगह से ईंटें मिल रही उनको और ईंटें उठा उठा के मकान बना रहे। ये लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन चार्ल्स मेसन के द्वारा ये चीज जो है नोटिस की गई। ठीक है, और उस बंदे ने क्या किया कि किताब है उसमें भी इस चीज को मेंशन किया। उसको मैं बताऊंगा आपको, उस किताब का नाम भी बताऊंगा, आप उसको नोटिस करना। लेकिन इसकी कहानी से पहले एक व्हाइट बटन थ्योरी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा था कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों का कंसेप्ट ऐसा था, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको इसमें, कि अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो वो ये कहते थे भारतीय लोगों को, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, पहले तो उसको लिख देता हूं, ध्यान रखें, बर्डन थ्योरी। कितने लोगों ने ये नाम पहली बार सुना है? कमेंट करके बता देना मुझे कि ये नाम हम सर पहली बार सुन रहे हैं। हो सकता है संभवतः बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो। तो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जो थी, इसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि अंग्रेजों ने कहा कि हम मर्जी से यहां नहीं शासन कर रहे हैं, हम हमारी मर्जी से यहां नहीं रुके। ईश्वर ने या भगवान ने हम अंग्रेज लोगों को या हम गोरे लोगों को ये भार सौंपा है कि दुनिया में जितने काले लोग हैं या जो अज्ञानी टाइप के लोग हैं उनको जाकर के हम शिक्षित करें। अंग्रेज क्या कहते थे कि हम उनको जाकर के शिक्षित करें, क्योंकि भारत का जो इतिहास है उस समय बहुत पिछड़ चुका था। तो अंग्रेज ये कहते थे कि भाई हम उनको शिक्षित करने के लिए ईश्वर ने जो हमें भार सौंपा है तो हम इसीलिए यहां पर शासन कर रहे हैं। अब
क्योंकि भारत के लोग कैसे रहते थे कि गांव के लोग हैं, धोती पहन रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन धोती पहनना एक नगरी और शहरी और ग्रामीण का प्रमाण तो नहीं हो सकता। तो वो एक व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जो है यहां से निकल कर आती है अंग्रेजों के माध्यम से। अब जब होता क्या है कि हड़प्पा की खुदाई होती है और हड़प्पा जैसी नगरी सभ्यता जो वेल डेवलप्ड सभ्यता होती थी, उस सभ्यता का भारत में मिल जाना और उसकी जब कार्बन डेटिंग की जाती है C14 पद्धति से, तो पता चलता है कि भाई 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व, मतलब जीसस के भी 3000 साल पहले ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन यहां पर थी। और इस सिविलाइजेशन का इतना उन्नत विकास होना, जल निकासी की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था रखने की और बहुत सुचारू व्यवस्था जो थी, उसको आगे पढ़ेंगे। तो और उस समय जब भारत में इतनी ज्यादा वेल सेट सिविलाइजेशन थी, तब यूरोप के लोग जंगलों में घूम रहे थे। अब जब वो जंगलों में घूम रहे थे और भारत में सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी, तो उनकी जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है, ये इस पर क्या उठने लगा, क्वेश्चन मार्क, कि भाई हम तो तुमसे ज्यादा डेवलप थे, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि ईश्वर ने तुमको भेज दिया हमारे लिए। तो दूसरी पॉइंट यहां पर आती है कि तब वो इस चीज को कहते हैं कि भाई ये नहीं था, यहां इनका व्यापार जो था वो किससे किससे था, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, या इस प्रकार की जो सिविलाइजेशन थी, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता जो थी, इनसे हमारा ईरान, इराक, जैसे दजला फरात नदी की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारी सिंधु की सभ्यता है, तो ये सभ्यताएं हैं मुख्यतः या तो नदियों के किनारे मिलेंगी या तो पहाड़ों पर्वतों के किनारे। और मुख्यतः जो सिविलाइजेशन वेल डेवलप्ड रही दुनिया में जो मिली, वो नदियों के किनारे मिली। अब यहां पर देखना है कि उन्होंने कहा कि भाई यूरोप तो चलो ठीक है नहीं था, लेकिन उसी समकालीन सुमेरिया की सभ्यता थी, उससे उसको जोड़ दिया और कहा कि ये लोग जो है सुमेरिया से आकर यहां बसे और इन लोगों ने यहां पर ज्ञान का पाठ पढ़ाया। तो वो रातों रात तो डेवलप नहीं हो गए होंगे आकर के, है ना। तो ये भी चीजें यहां पर प्रूफ्ड नहीं होती है। और सुमेरिया की और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो लगभग 12,09,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार जो था 1400 और पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर। मतलब इसके जो स्थल खोजे गए लगभग अगर आज की बात करूं मैं अपडेट 2020 तक की, तो इसके लगभग 2700-2800 स्थल जो हैं खोजे जा चुके हैं। कुछ किताबों में आपको 1400-1500 के आसपास स्थल भी मिलेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत जो पुराना हमारा आर्यवर्त था, उसमें ये स्थल मुख्यतः खोजे गए हैं। ठीक है, सबसे कम स्थल जो है अफगानिस्तान में मिले हैं, सबसे ज्यादा स्थल आपको कहां मिले हैं, भारत में। ठीक है, बढ़ते हैं 1826 की ओर, देख लें थोड़ा सा कमेंट क्या कह रहे हैं आप लोग। नदियों के कारण नरेंद्र, आप क्या कह रहे हैं, बुकों में जो कालक्रम क्या है, मैं आपका प्रश्न ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, एक बार उसको फिर से कमेंट करके बता दो, क्या कालक्रम गलत मिलते हैं। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बात करने वाला हूं 1826 की। तो हमने बात की चार्ल्स मेसन की, तो उस बंदे ने किताब लिखी थी नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड पंजाब। इंग्लिश में एक बुक लिखी थी उसने, नाम में लिखना नहीं चाहता उसका, नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज, रिपीट कर रहा हूं, नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड पंजाब। तो ये उसकी किताब थी, उसमें इसने विवरण दिया कि भाई इस प्रकार की मुझे यहां पर ईंटें मिली है, ये सब घटनाएं जो थी। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में जो पहला बंदा था वो था आपका चार्ल्स मेसन। अब ये बात तो इसने दबा दिया, यहां पर बात खत्म हो गई। यहां पर फिर क्या होता है कि आप देखिए
कि डलहौजी के टाइम पर भारत में रेल, डाक तार और रेल का विस्तार लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर होता है 1853 के आसपास। तो 1853 जो है 53 से 56 में रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है कराची से लाहौर के मध्य। अब जो रेलवे लाइन बिछा रही होती है तो उसमें दो बर्टन बंधु रहते हैं, ठीक है, बर्टन बंधु कह लो, बर्टन ब्रदर्स कह लो या बर्टन जो भी कह लो, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दो बंदे रहते हैं। इन दोनों को वहां पर कुछ ईंटें मिलती है और ईंटें जो मिलती हैं उसका प्रयोग भी ये रेलवे लाइन बिछाने में कर लेते हैं। अब इनको ये बात पता चलती है कि यहाँ ईंटें कैसी थी, अच्छी खासी ईंटें थी। तो ये बात जाकर के किसको बताते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पहले इनका नाम, जेम्स और विलियम दोनों बर्टन थे, ठीक है। अब ये दोनों को ये चीज पता चली और ये दोनों ने जाकर के बात किसको बताई, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। नोट्स अगर आप बनाते हो या सिनॉप्सिस बना रहे हो तो उसको जरूर बनाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं क्लास में कोई बात ऐसी बोल जाऊं जो आपको किताबों में ना मिले और आपके एग्जाम में काम आए। अगर फैक्ट में काम नहीं आए तो विश्लेषण करने में काम आएगा, लेकिन इसलिए सिनॉप्सिस जरूर बनाते चले, ठीक है, अगर सीरियसली स्टडी कर रहे हैं आप लोग तो। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसको जाकर के ये बात बताते हैं और अलेक्जेंडर कनिंघम इस दिशा में पहला कार्य करने की प्रयास करता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उससे प्रश्न एमपीपीएससी ने पिछले 1 या 2 वर्ष में ही पूछा था मेरे ख्याल से, कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो यही है अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि वर्ष 1861 में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया जाता है। किस वर्ष, 1861 में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर। सबसे पहले हमने बात करी चार्ल्स मेसन की, जो पाकिस्तान घूमने गया, जिसने अपना नैरेटिव ऑफ जर्नीज जो वेरियस उसने उस किताब में उसमें चर्चा करी इस क्षेत्र की। उसके बाद बर्टन बंधु, जेम्स और विलियम, उसके बाद कनिंघम 1861 में। यहां तक सभी को क्लियर। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं यहां तक सभी को क्लियर है। निमिषा कह रही है सर बुक नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। अच्छा, नरेंद्र 2600 1900 2600 1900, ठीक है ठीक है। 2 प्रश्न है हमारे पास। नरेंद्र का कहना है कि सर 2600 से 1900 बीसी मिला। देखिए, इसके कालक्रम की बात मैं आगे करने वाला हूं। ये तो मैंने अभी एक ओवरव्यू बताया, अभी तो हमने शुरू नहीं किए। एक पूरा 5 मिनट का डिस्कशन ही कालक्रम पे होगा। किसी ने 3200 से 1750 बताया, किसी ने 2500 से 1700 माना। सर्वमान्य तिथि कुछ लोग 3000 से 1500 तक मानते हैं, रेडियो कार्बन के माध्यम से 2350, लेकिन अभी तक एक निश्चित तिथि इसकी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि एक निश्चित तिथि या सर्वमान्य। यह 2 चीजें आपको जरूर मिल जाएगी कि इसकी सर्वमान्य तिथि जो है हम किस प्रकार मान सकते हैं कि भाई ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व की जो बात है इसको माना गया। और एक पद्धति है C14 पद्धति, जीवाश्म पद्धति, उसके द्वारा जो है आपको आप आयु ज्ञात कर सकते हैं चीजों की। तो उसके माध्यम से आप 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी जो है ये तिथि मानी गई। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो गूगल अभी कर सकते हो आप, और उसमें आपको ये आंसर जरूर मिलेगा कि सर्वमान्य तिथि आपकी C14 पद्धति से ये है, ठीक है। फिर अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग किताबें जो हैं वो अलग अलग चीजें जरूर बताएंगी, ठीक। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। C14 को लेकिन जरूर ध्यान रखें क्योंकि वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक। अब बात करेंगे भाई, कौन बताएगा कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के समय भारत में वायसराय कौन था। वायसराय होता था, तो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग
या लॉर्ड कर्जन? ठीक है, देखिए 1861 की मैंने बात जब आपको बताई और कनिंघम की बात मैंने की, तो कनिंघम के समय में यह प्रश्न हमको एमपीपीएससी प्री में पूछा जा सकता है कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम, कैसे प्रश्न आ सकते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को किस वर्ष भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख बनाया गया, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि 1861। किसे बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। या ये दोनों चीजें प्रश्न में दे दी कि 1861 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रमुख बनाया गया, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत का वायसराय था। अब 1905 में कर्जन जब वायसराय था, उसी ड्यूरेशन में 1902 में उसने क्या किया? सर जॉन मार्शल, इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, सर जॉन मार्शल को उसने इस विभाग का निदेशक नियुक्त किया और उसने खुदाई प्रारंभ करी 1921 में इस क्षेत्र में। ठीक है, 1921 में उसको सबसे पहले दो लोगों के अंडर उसने खुदाई करी। नेतृत्वकर्ता की हम बात करें तो जॉन मार्शल था, और खुदाई करवाने वाले जो लोग थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है आपका दयाराम साहनी, जिसको राय बहादुर दयाराम साहनी भी हम कहते हैं। साहनी और राखलदास बनर्जी। बोर्ड पर राइटिंग क्लियर दिख रही है मेरी? ठीक है, तो दो बंदे थे। मार्शल ने क्या किया? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन्होंने जिन दो स्थलों की खोज की वो थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। यहां पर बात हो गई हड़प्पा और यहां पर बात हो गई मोहनजोदाड़ो। मूवी बन चुकी है, कितने लोगों ने देखी है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के ऊपर? ये 1922, ये 1921। हड़प्पा जो स्थल मिलता है वो रावी नदी के तट पर आपको मिलता है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में जो है वर्तमान पाकिस्तान, उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर मिलता है। दूसरा, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो जो है वो 1922 में सिंधु नदी के तट पर मिलता है, और सिंधु नदी के पास में यह स्थल लगभग हड़प्पा से 640 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलता है। तो ये दोनों जब स्थल मिलते हैं तो वही वाइट बर्डन थ्योरी यहां पर गलत प्रूफ हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की ओर जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि चार्ल्स मेसन, बर्टन, कनिंघम और मार्शल, ये चारों का क्रम आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इतिहास में ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हमने किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है, किस श्रेणी के अंतर्गत है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर मैंने दो चीजें लिख दी कि प्रागैतिहासिक सभ्यता और ऐतिहासिक सभ्यता। इन दोनों की मीनिंग यह है कि प्रागैतिहासिक सभ्यता या ऐसा कालखंड जिसके हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते या जिनका अध्ययन हमने पुरातत्वों के आधार पर किया, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर किया, ऐसी जो कालक्रम था या ऐसी जो सिविलाइजेशंस हुई जिनमें आपका आदमगढ़ हो या मेहरगढ़ हो, जहां में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ये सारी चीजें जो हैं
इसके अंतर्गत आती, भीमबेटका की बात हो तो ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक सभ्यता 1947 के समक्ष से समझ लो आप, या उसके आसपास, जब हमने, या आर्य के बाद से भी आप ऐतिहासिक सभ्यता में आर्य को रख सकते हो, जब हमने चीजों को लिखना और पढ़ना जान लिया कि हम उसको लिख भी पाए और पढ़ भी पाए, उस चीज को हमने ऐतिहासिक सिविलाइजेशन कहा। लेकिन इन दोनों के मध्य में एक सभ्यता ऐसी है जिसके लिखित साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध हैं, किंतु उन्हें हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमने इन दोनों के बीच में उसको रखा है, और वह सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, तो इस सभ्यता को जो हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। यह प्रश्न अगर हमसे पूछा जाता है कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन से क्या मतलब कि भाई यहां से पहले जो चीजें हो रही थी, जब आप नवपाषाण काल को देखते हो तो नवपाषाण में मनुष्य तांबे का उपयोग करने लगा था। ठीक है, वो तांबे की वस्तुएं बना रहा था, उसके औजार बना रहा था। तांबे से एक क्रम चला आ रहा है कि तांबे का उपयोग वो कर रहा है पूरा पाषाण, नवपाषाण काल में। और उसके बाद हम कांस्य युगीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में तांबा प्लस टीन मिश्र धातु, कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु एक प्रकार की, जो किससे किससे मिलकर बनता है? तांबा और टीन से मिलकर के बनता है। तो तांबा और टीन, तो इन लोगों ने क्या किया? मिश्र धातु का प्रयोग किया। इससे ज्ञात होता है कि वो नवपाषाण से थोड़े से डेवलप हो गए थे, और डेवलप हुए तो भाई तेज हथियार बने। पहले मान लो कि हमारे पास पत्थर के हथियार होते थे, तो हमने एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हमने जंगलों को धीरे काटा, हमारे पास लोहे के हथियार हुए, तांबे के हथियार हुए और कांसे के जो हथियार हुए, तो हमने जंगलों को अधिक उससे काटा, अधिक उससे खेती कर पाए, और धीरे धीरे वहां से नगरीकरण की ओर हम बढ़ने लगे, तो नगर स्थापित होने लगे। अब ये नहीं है कि यहां पर पूरे ही नगर थे, कुछ प्रमुख 5-7 नगर की बात हो रही है, लेकिन मुख्यतः गांव भी थे। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि यहां हमें नगरीय सभ्यता या नगरों का प्रारूप देखने को मिलता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात होती है इस आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन में कि ये जो सभ्यता है इसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। अब मैंने बात की कि भाई लेखन कला हमारे पास है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। जितने लोगों के दिमाग में या माइंड में हड़प्पा की इमेजेस होंगी, या आपने देखा होगा, या लिपि होगी, या मूवीज में भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार की लिपि है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप से चीजें लिखी हुई है जिनमें आकृति बनी हुई है ना, या मछली की आकृति हो उस प्रकार की, तो वो उस आकृति के माध्यम से उनकी जो लैंग्वेज हो या जो भी चीजें हो, है ना, तो वो जो लिपि है भावों को दर्शाती है, इसलिए हमने उस लिपि को क्या कहा? भाव चित्रात्मक। तो यहां पर हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग क्लियर होते हैं कि भाव चित्रात्मक लिपि थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तांबा और टीन से मिलकर कांस्य, जो मिश्र धातु की जो बात सबसे पहले देखने को मिलती है वो हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की हमने बात करी, और हड़प्पा के अस्तित्व तक हम आ गए हैं कि 1921 में मार्शल ने हड़प्पा की खुदाई कर दी है। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताएं कि ये चीजें आपको अभी तक जो हमने पढ़ी या बेसिक फ्रेमवर्क यहां तक क्लियर, तो हम इस स्टेप के आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, उमंग ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि सर हड़प्पा से पहले, उमंग आप सबसे पहले ये बताएं कि आप सेशन में अभी ज्वाइन हुए या स्टार्टिंग से ज्वाइन हुए, जब मैं सिलेबस बता रहा था? चलिए
देखिए कि बात यह है उमंग यहां पर कि आपने कहा कि हड़प्पा से पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं। भाई आपका एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस मैंने आपको जब बताया कि हम यहां पर शोध नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि मोहनजोदाड़ो एक टॉपिक है जिसपे एमपीपीएससी बोलता है कि 3 नंबर में 2 पंक्ति में आंसर लिखो, और वो विषय ऐसा है जिसपे 4-5 पीएचडी की जा सकती है, तो आप 3 नंबर में कैसे लिखेंगे उसको। तो हमें यहां शोध नहीं करना, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। और सिलेबस हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक का इतिहास। जब उसने स्पष्ट ही कर दिया कि वो हड़प्पा से 10वीं शताब्दी पूछेगा, तो बैकग्राउंड में हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं कि फ्रेमवर्क ऐसी चीजें थी, भाई नौपाषाण में आदमी ये करता था, तांबे का आविष्कार हो गया था एक लिंक के थ्रू, लेकिन वो हमारे काम का है क्या, वो हमारे काम का नहीं है, अनावश्यक है। हाँ, रुचि के लिए हम पढ़ना चाहें तो व्यक्तिगत रूप से उसे जरूर पढ़ सकते हैं। अब मैं यहां पर बात करने वाला था कि भाई हड़प्पा जो है इसके अन्य नाम क्या क्या है, देख लें। संजना कह रही है प्रागैतिहासिक एक बार और समझा दीजिए। प्रागैतिहासिक मतलब ऐसे समय का कालखंड जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, है ना, जिसमें पुरातत्वों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा आदि ऐतिहासिक, जिनके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। तीसरा ऐतिहासिक, जिनके लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको हम पढ़ भी पाए, जैसे हमारी वैदिक सभ्यता है, ऋग्वेद है या दूसरे वेद हैं या उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अन्य चीजें हैं, उनको हम पढ़ पाए, लिखे हुए थे उस समय के, इसीलिए वो सभ्यता ऐतिहासिक कालखंड में आती है। जिनको पढ़ नहीं पाए वो आद्य ऐतिहासिक में है, और जिनमें कोई लिखित मटेरियल हमें मिलता ही नहीं है कि भाई उस समय आदमी लिखना नहीं जानता था। हाँ, वो चित्र जरूर मिल सकते हैं कि हमें चट्टानों पर कुछ चित्र मिले, है ना, तो ये चीजें जो थी वो एक अलग हो जाती है, लेकिन लैंग्वेज का ज्ञान उन्हें था नहीं था, वो लिखना जानते थे नहीं जानते थे, तो वो चीजें प्रागैतिहासिक के अंतर्गत नहीं आती। क्लियर है संजना आपको? ठीक है, उमंग को भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके अन्य कुछ प्रमुख नाम क्या क्या हैं या क्या क्या नाम इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसके जो कुछ नाम हैं उनको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा और उसको समझाऊंगा भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभ्यता का नाम है हड़प्पा। सभी ने सुन रखा है। हड़प्पा के बाद इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा हम कह सकते हैं कि पहली हमारी नगरीय सभ्यता थी। चौथा कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी। पांचवा कह सकते हैं सिंधु और सरस्वती की सभ्यता थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इनको देखते हैं कि भाई हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा सभ्यता इसे हमने क्यों कहा। तो हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा क्योंकि वहां जो पहला स्थल या पहला नगर कोई खोजा गया था तो वो कौन सा था, हड़प्पा। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी जो बंदा था जिसने मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की और हड़प्पा को खोजा, तो ये जो खोज की गई उसका नाम इसी सभ्यता के आधार पर रख दिया गया कि भाई पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, इसलिए हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरी बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका सबसे पॉपुलर और फेवरेट नाम है। इंडस वैली या सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी हमारी है, ठीक है, मानसरोवर से निकलती है। भूगोल में जरूर देखना आप सिंधु जाकर के कहां से निकलती है, कहां को मिलती है, कराची के समीप अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा गया कि इसके बहुत सारे अधिक स्थल जो हैं वो सिंधु और इसकी सहायक नदियां
या जब हम आर्यों की बात करेंगे, सप्त सैंधव क्षेत्र की भी बात करते हैं, तो सिंधु की जो अन्य कुछ प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब या उस क्षेत्र की राबी, ब्यास, है ना, सतलज, ये जो प्रमुख नदियां थी, इन नदियों के आधार पर इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट बात होती है कि नगरीय सभ्यता। तो हमें जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो यही मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, या ये जो सभ्यता थी ये हमारे भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि नगर नियोजन सबसे पहले कहीं आता है और सबसे पहले हमें देखने को कहीं मिलता है तो वो इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। इससे मेंस में आपको 5 नंबर जो नए सिलेबस के हिसाब से है या 11 नंबर दोनों में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, सड़कें संकोड़ पर काटती थी, है ना, जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा होता था, ये आदि जो प्रमुख बातें नगर के अंतर्गत आती हैं। इसको मैं आगे विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहे, प्रिलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। तो नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी हड़प्पा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, या ये प्रश्न भी बन सकता है कि इसके अन्य नाम क्या क्या है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या है। तो हमने यहां तक बात कर ली है भाई सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और नगरीय सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने मिश्र धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर लिया था, तांबा और टीन को मिलाकर इन्होंने कांसा बना लिया, और कांसे का प्रयोग हमें इस सभ्यता में देखने को मिलता है, जिसका प्रमाण यह है कि मोहनजोदाड़ो जो है या मोहनजोदड़ो जो है वहां से कांसे की एक नर्तकी मिलती है, नृत्य करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिलती है कांसे की, जिसका मेटल क्या रहता है, जिसकी धातु रहती है कांसा, और उससे यह अनुमान लगाया गया कि सभ्यता के लोग कांस्य युगीन थे। पॉइंट नोट हुआ। फिर सिंधु और सरस्वती, जैसे दजला फरात, जैसे नील, वैसे ही सिंधु और सरस्वती की सभ्यता, इसे कहा गया कि भाई हमारे यहाँ जो सिंधु और सरस्वती जो दो प्रमुख नदियां थी उसके तटों पर जो है, इसको कुछ स्थानों पर घग्गर भी कहा गया सरस्वती को, उस के तटों पर जो स्थल मिले उसके आधार पर कुछ लोगों ने यह कहा कि ये सिंधु और सरस्वती की सभ्यता हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता के अन्य नाम आपको दिए गए हैं और इनका एक विस्तार आपको दिया गया है। आगे के क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज और इस खोज के संबंध में मत भी देशी और विदेशी, उसके बाद में इसके प्रमुख स्थलों में प्रमुख विशेषताएं, इसके नगर नियोजन की विशेषता, इसके आर्थिक जीवन की विशेषता, इसके सामाजिक जीवन की और धार्मिक जीवन की विशेषता, उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, और इस सभ्यता का जो इतनी विशाल सभ्यता थी इसका पतन कैसे हो गया, उस बिंदुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि अभी आज जो भी सेशन हमने देखा या जो बैकग्राउंड मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का आपको भी बनाया है यह आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार कमेंट देख लेता हूं, आप कमेंट करके बताएं कोई डाउट हो तो। महेश कह रहे हैं बुक कौन सी अच्छी है ना। आशु, महेश, संजना, नरेंद्र, दिव्या, राहुल, नेपाल, निमिषा, बबलू, सभी को क्लियर हो गया। जो लोग लाइक कर रहे हैं मतलब सभी को सेशन क्लियर हो गया है। क्लियर, ठीक ठीक है। चलिए इसके थोड़े से मत भी हम देख लेते हैं। कुछ समय हमारे पास बचा हुआ है 5-7 मिनट, तो हम इसके जो मत हैं उसको भी देख ही लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख मत हैं उनको क्या कहा गया। तो जब मत की बात होती है तो सभी लोगों को व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी समझ में आ गई है, रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा। एक बार कमेंट करके बताओ व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी।
बिल्कुल सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग से जो बुकलेट्स आपको मिली हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ये नहीं है। कोचिंग से जो बुकलेट मिली है वो तो सफिशिएंट है ही, लेकिन जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी विषय का शिक्षक हो, जब वो आपको पढ़ा रहा है तो आप उसके टॉपिक को या जो चाहिए कोई नई चीज अगर वो बताता है या उसके अनुभव से वो कोई चीज बताता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब भी आप सेशन को देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं, तो आप नोटबुक जरूर लेकर बैठें और उसमें चीजों को नोट करें, नोट्स बनाएं और उनके प्रश्न लिखने की भी कोशिश करें अगर आप एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो, है ना। क्योंकि अभी मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये मैंने बात करी और आप लोगों को ये भी चीजें क्लियर नहीं है कि सर क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितने शब्दों में पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि सेशन के स्टार्टिंग में मैं इस चीज को डिस्कस करूं। जरूर जाकर के सिलेबस देखें, पैटर्न देखें और उस पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाई करें, है ना। जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि सर पूरा परेशान है, पूरा क्यों नहीं, क्योंकि सिलेबस में हमें हड़प्पा दिया हुआ है, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी दी हुई है, इसीलिए इन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है ना। क्योंकि पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि छोड़ना क्या है। इतिहास बहुत बड़ा विषय है और इनमें पीएचडी होती है, तो ये जो विषय है इसमें हमें अनावश्यक चीजों को स्किप करना है और सिलेबस जो कहता है उस सिलेबस के हिसाब से ही हमें चलना है। स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। चलिए मतों की भी मैं बात कर लेता हूं। दो प्रकार के मत हैं, एक विदेशी और एक देसी। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि ये मैंने कुछ इतिहासकारों के नाम लिख दिए हैं, उतने अधिक तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन जो व्हाइट बटन थ्योरी थी वो इन विदेशी लोगों की देन थी, है ना। अब ये गलत कहां साबित हो गई कि बाद में कहा कि भाई ये सिविलाइजेशन उत्पन्न हुई, और गलत इसलिए साबित हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि सुमेरिया की सभ्यता से था इसका ताल्लुक, लेकिन सुमेरिया में जो भी चीजें मिली उनको पढ़ा जा सका और उससे ये कोई अनुमान नहीं लगता कि आप जो है यहाँ पर वहां के लोग आकर यहाँ बसे और उन्होंने एकदम से रातों रात सिविलाइजेशन बना ली। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। अब मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, शर्ट किस कल्चर की देन है, कि अमेरिकी या फॉरेन कल्चर की देन है। हम लोग शर्ट नहीं पहनते थे, ठीक है। अब ये जो शर्ट है, ये शर्ट मुझे किसी ने जबरदस्ती आके तो नहीं पहनाई होगी कि आप पहनो और आप मेरी सभ्यता का विकास करो। मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, ये शर्ट पहन रहा हूं क्योंकि अच्छी लग रही है, ठीक है। बस वही चीज है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ चीजें जो है सुमेरिया से मिलती जुलती यहां मिली है, तो ट्रेड होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि भाई वो जो चीजें हैं यहां मिली हैं तो यहां के लोगों को थोपी गई और वो लोग आकर यहां पर बसे हों, ठीक है। तो ये चीज यहां पर डिनाई हो जाती है। दूसरा हमारे देसी जो है, तो इनमें देशी और कुछ विदेशी इतिहासकार भी ये मानते हैं कि आपका जो है भारत के ये मूल निवासी थे, भारत के ही निवासी थे, भारत के रहने वाले थे, भारत के मूल निवासी थे। हाँ, इसमें राहुलदास बनर्जी का एक यहां पर आता है कि वो ये मानते हैं कि ये द्रविड़ जो थे, ये द्रविड़ थे और द्रविड़ लोग थे जो हड़प्पा के सिविलाइजेशन में आकर के बसे। तो कुछ इस प्रकार के दो मत, विदेशी और देशी, इस संबंध में बड़े फेमस हैं, ठीक है। बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। उसके अंतर्गत हम उद्भव, विकास क्रम, स्थल और जैसा मैंने आपको बताया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन और इसका पतन, आगे की जो कक्षाएं चलेंगी जैसा जैसा हमारा होता जाएगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। आज सभी को क्लियर हुआ होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।